Namaskar and Jai Hind to all my lovely friends out there. I am Nishant Bhardwaj and I welcome you all on your YouTube channel called Knowledge Pursuit. Guys, in today's lecture, we are going to learn each and everything about the Bangladesh crisis. What kind of crises are there? हम आज ये टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली वहाँ की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उनको वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया है। यानी अगर वो वापस अपने देश में जाएंगी तो इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब किसी देश के प्रधानमंत्री को मृत्यु दंड देना बहुत बड़ी बात है। क्या हुआ है ऐसा, हम शुरुआत से लेके हिस्ट्री से लेके और आज तक जिस दिन आप ये लेक्चर देख रहे हैं तब तक की सारी स्टोरी हम कवर करने वाले हैं। और इस जजमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंडिया के ऊपर, इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर, सब कुछ आज इस एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद आपका बांग्लादेश का कोई भी अंडरस्टैंडिंग, कोई भी डाउट अगर बचता होगा वो पूरा हो जाएगा कि हमारे रिलेशंस कैसे हैं बांग्लादेश के साथ, वो सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट होगी अबाउट बांग्लादेश रिलेशंस एंड द करंट सिचुएशन इन द बांग्लादेश। ऑल राइट, तो हम देखेंगे बांग्लादेश क्राइसिस। कुछ इस तरह से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी चार्ज लगा है इनके ऊपर और वहाँ पर आईसीटी है बांग्लादेश में। इसका फॉर्मेशन 2010 में शेख हसीना जी ने ही किया था, लेकिन आईसीटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल। ठीक है जी, इसका गठन प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने ही किया था और इसी आईसीटी ने, मैंने शायद आपको गलत बता दिया था ऊपर, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, आईसीटी ने ये जजमेंट दिया है। और अब अगर शेख हसीना जी वापस जाती हैं तो उनको वहाँ पर मृत्युदंड दिया जाएगा। इस तरह की न्यूज़ जो है अभी चल रही है। ठीक है, तो क्या हुआ था ऐसा कि एक प्रधानमंत्री को फांसी देने की जरूरत पड़ रही है? वो जानने के लिए आपको बांग्लादेश की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे बांग्लादेश का जन्म 1971 में हुआ था, क्या था वॉर ऑफ लिबरेशन, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो इज दिस। लेट्स हैव अ ओवरव्यू। पाकिस्तान 1947 में डिवीजन के बाद पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई थी और पाकिस्तान के हिस्से में दो हिस्से पड़े थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान वो जो आज का पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान को हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1971 तक इसका नाम ईस्ट पाकिस्तान ही था। ठीक है, 1970 में कुछ हुआ था, इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में और जिसमें आवामी लीग पार्टी जीती थी, लेकिन उनको पावर नहीं दी गई थी। मार्च 25 से दिसंबर 16 1971 तक एक वॉर चला था जिसको 9 मंथ ऑफ फियर्स कॉम्बैट बोलते हैं। और रिजल्ट क्या हुआ था? रिजल्ट हुआ था बांग्लादेश। बांग्लादेश का जन्म हुआ था, अ नेशन वॉज बॉर्न, बांग्लादेश वॉज बॉर्न ऑन 16 दिसंबर 1971। और उसके बाद से वहां पर टू पार्टी सिस्टम चला है। कौन कौन सी दो पार्टी हैं वो भी देखेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो, अब विस्तार से सुनो, वो तो ओवरव्यू था, अभी थोड़ा डिटेल में सुनते हैं क्या है। 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ उससे पहले हमारे देश के दो हिस्से हो चुके थे, एक हिंदुस्तान बना था, दूसरा पाकिस्तान बना था। जो वेस्ट पाकिस्तान था उसको नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ वेस्ट पाकिस्तान बना था, इसमें पंजाब और सिंध दो प्रोविंस थे। ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बंगाल रीजन है उसके वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में, वहां पर बांग्लादेश बना था। लगभग दोनों पार्ट्स के बीच में 1000 माइल्स करीब डिफरेंस है, यानी कि ईस्ट में जो पाकिस्तान है और वेस्ट में जो पाकिस्तान है इसके बीच में इंडिया है और ये लगभग 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में।
इतनी दूरी होने की वजह से वहाँ पर कल्चर भी अलग है, वहाँ की अर्थव्यवस्था भी अलग है और वहाँ की डेमोग्राफी भी अलग है। इतना कि पाकिस्तान वाले लोग चिढ़ाते थे बांग्लादेश वाले लोगों को, बंगाली बंगाली बोलकर या फिर काला बंगाली बोलकर इस तरह से चिढ़ाते थे। बहुत ही उल्टा सीधा बोलते थे, बहुत ही डाउनग्रेड करके देखते थे उनके स्टेचर को। ठीक है, तो जिस दिन से ये बना था पाकिस्तान, उसी दिन से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था कि बंगाल के लोग खुश नहीं थे पाकिस्तान वालों के साथ मिलकर। ठीक है, अब देखो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान में जो उस समय सबसे बड़े लीडर हुआ करते थे वो थे शेख मुजीबुर रहमान। इनको बंगा बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं शेख मुजीबुर रहमान। ये कौन है? ये हैं फादर ऑफ शेख हसीना, जिन प्रधानमंत्री को अभी फांसी की सजा सुनाई गई है, उनके पिता हैं ये। और इनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। ठीक है, ही वॉज बॉर्न ऑन 17 मार्च 1920। और इन्होंने ही 1970 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें जीत हासिल की थी आवामी लीग की तरफ से। अब ध्यान दो, पाकिस्तान काफ़ी इतना बड़ा एक देश, ठीक, और ईस्ट पाकिस्तान से एक छोटे से प्रोविंस से एक आदमी आया और वो यहाँ पर जीत क्लेम करके ले गया। समझ रहे हो? आई थिंक कलर चेंज करता हूँ। बांग्लादेश का एक लीडर आया और इतने बड़े नेशन की, जो पूरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वहाँ फॉर्म करके चला गया। तो यहाँ की जो मेन लीडरशिप थी इस पाकिस्तान वाले एरिया की, इनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि एक बंगाली हमारे सेंट्रल पावर में आएगा यहाँ पर, और इनको पावर जो है डिनाई कर दी गई वहाँ पर। लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि आउट ऑफ 169 सीट्स 167 शेख मुजीबुर रहमान जीते थे। इतने ज़्यादा पॉपुलर थे ये। फिर भी वहाँ के लोगों को जलन हुई उनसे। तो जब वहाँ पर ये गए पाकिस्तान, शपथ लेने के लिए पहुंचे पाकिस्तान, वहाँ पर उठा के जो वहाँ के मिलिट्री जनरल थे और वहाँ के जो और लीडरशिप थी, उन्होंने उठा के इनको जेल में डाल दिया और बोल दिया कि आपको पावर नहीं देंगे। फिर जब ये मार्च इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा और इनको वहाँ से छुड़ाया गया, तब 7 मार्च 1971 को इन्होंने डिक्लेयर किया कि भाई अब बहुत बेइज्जती सह ली, अब बर्दाश्त नहीं होगा, पानी सर से ऊपर हो गया है, नाउ वी डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, हम वेस्ट पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे। ये पहल की थी शेख मुजीबुर रहमान ने। ठीक है, फिर इनका मर्डर हो जाता है 1975 में, लेकिन तब तक आएंगे कैसे होगा देखते हैं। अब हुआ क्या, 1970 में जो इलेक्शन हुए थे, क्राइसिस शुरू हुआ वहां से। ठीक है, आवामी लीग ने 167 सीट जीती थी 169 सीट में से, जो कि ईस्ट पाकिस्तान को अलॉट थी। अब सोचो, बांग्लादेश की सीट जीते तो जीती, इन्होंने इतनी ज़्यादा भयंकर मेजोरिटी में लेके आ गए कि वहाँ की पूरी पॉपुलेशन शेख मुजीबुर रहमान को ही चाहती थी। अच्छा, पाकिस्तान का आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो बता दूं, पाकिस्तान में कुछ भी डिसीजन लेना होता है वहाँ पर हमेशा मिलिट्री का हस्तक्षेप रहता है। वहाँ की छोटी से छोटी पॉलिटिकल डिसीजन से लेकर न्यूक्लियर वेपन्स तक सब कुछ वहाँ की मिलिट्री का इंगेजमेंट रहता है उसमें। बिना मिलिट्री के कभी काम चलता नहीं है पाकिस्तान में। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बवाल चल रहा है पाकिस्तान में। खैर, वो फिर कभी बात का टॉपिक है, फिर कभी देखेंगे उसको। वापस आते हैं हमें टॉपिक पर। मेजॉरिटी मिल गई इनको, अब इनको गवर्नमेंट फॉर्म करने का राइट मिल गया डेमोक्रेटिक तरीके से। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान के उस समय लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तुम्हें पावर नहीं देंगे, कोई भी बंगाली आकर यहाँ पे सरकार नहीं बना सकता। ठीक है, तो 2 पॉइंट डबल गवर्नमेंट का एक फॉर्मूला फॉर्म किया गया वहाँ पर कि अगर ऐसा नहीं है तो एक काम करो, तुम जाओ और ईस्ट बंगाल में यानी बांग्लादेश में जाके अपनी गवर्नमेंट बनाओ और इधर हमारा इधर वाला हमें छोड़ दो। बट ये बात फिर दोनों ही विंग्स को बर्दाश्त नहीं हुई और आगे जाके इस पर भी
एग्रीमेंट नहीं हुआ। था कौन उधर पार्टी में? मेन पाकिस्तान जो है अभी आज का वेस्ट पाकिस्तान, उधर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसके लीडर थे जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक, इन्होंने मुजीबुर रहमान को एज ए प्राइम मिनिस्टर रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और 2 PM फार्मूला दिया, जो कि फिर शेख मुजीबुर रहमान ने मना कर दिया कि भाई ऐसा क्या है, हम तो जीत के रहे हैं एकदम लीगली। तो भाई बात यहाँ पर नहीं बनी और ये इसी बात पे फिर वो नाराज होकर चले आए वहाँ से। लेकिन जब वहाँ से चले आए और आकर बांग्लादेश में बोले कि अब हम अपना खुद का अलग देश बनाएंगे, तब पाकिस्तान की आर्मी ने हमला किया बांग्लादेश के ऊपर। कौन था उस समय मिलिट्री जनरल? ये जनरल आगा मोहम्मद याया खान। अगर किसी ने वो देखी होगी मूवी, क्या नाम है, सैम बहादुर मूवी, अगर किसी ने देखी होगी, उसमें इसका कैरेक्टर दिखाया गया है याया खान का। तो भाई इस बंदे ने अटैक करवाया, ये इस समय मिलिट्री जनरल था। भुट्टो थे ये, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने याया खान को बोला कि भाई अटैक करो और हमको वो स्टेट भी चाहिए, ऐसे हमारी कोई टेरिटरी अलग नहीं कर सकता है। तो अटैक हुआ, ऑर्डर आया कि आप शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कीजिए। इन्होंने जो ऑपरेशन चलाया था बांग्लादेश के अगेंस्ट, उसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना भयंकर ऑपरेशन था कि पूरा का पूरा बांग्लादेश आज का, उस समय का ईस्ट पाकिस्तान तहस नहस कर दिया था। आप सोच कर देखो, अपनी ही आर्मी, अपने ही लोग आपको मार रहे हैं, काट रहे हैं, औरतों का बलात्कार कर रहे हैं, बच्चों को भी मार रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, ये कल तक तो लोग हमारे ही थे, आज हम ही को क्यों मार रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही ब्रूटल अटैक था। लेकिन फिर ईस्ट बंगाल ने भी अपनी एक पहल उठाई, अपनी आवाज़ उठाई। लेकिन उससे पहले वो लोग बहुत सफ़र कर चुके थे, वो इतना थक चुके थे, इतना ज़्यादा थक चुके थे कि उनको अलग होना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके थे उससे पहले ही। मारपीट हो रही थी ऑपरेशन सर्च लाइट में, वो तो अलग है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ऑलरेडी उनको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट कर चुका था। वहाँ पर ना, वहाँ पर इकोनॉमिक नेगलेक्ट था, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कोई नहीं सोच रहा था। उनको बंगाली भाषा पसंद नहीं आ रही थी, बंगाली बंगाली कहकर छुड़ाते थे, वो चाहते थे कि यहाँ पे उर्दू इन्फोर्स हो। अब बंगाल वाले एरिया में बंगाली ही तो बोलेंगे लोग, वहाँ पे उर्दू थोड़ी बोलेंगे। वहाँ के लीडर्स की कोई इज्जत नहीं थी, वहाँ पे पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन था। जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो इस चक्कर में रहते थे कि हम ईस्ट पाकिस्तान वालों को दबा कर रखें हमेशा, उनके कल्चर को दबाया जाता था। ठीक है, इलेक्ट्रोल थेफ्ट होते थे और वहाँ पे जेनोसाइड किया बहुत ज़्यादा मिलिट्री ने। लगभग 30 लाख लोग करीब वहाँ पर मारे गए थे ऑपरेशन सर्च लाइट में। देख रहे हो इतना डिस्टेंस है, ये 1000 से भी ज़्यादा माइल्स का डिस्टेंस है ये, इतना सा छोटा सा एरिया। अब देखो इनकी पैराडॉक्स देखना कितना है इसमें। लेट मी टेल यू द पैराडॉक्स बिटवीन द वेस्ट पाकिस्तान एंड द ईस्ट पाकिस्तान। ये वाला एरिया क्या है? ये वाला एरिया है, सूखा है, और यहाँ पर मिलिट्री का ज़्यादा चलता है, और पंजाबी लोग जो है डोमिनेट कर रहे हैं, यानी पंजाबी भाषा वाले। आज भी वहाँ पर पंजाबी लोग, पंजाबी भाषा ज़्यादा बोली जाती है पाकिस्तान में। यहाँ वाला एरिया कैसा है? ये बहुत ही फर्टाइल है, खेती के लिए बहुत अच्छा है, बंगाली स्पीकिंग लोग हैं यहाँ पे, और एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा है। अब क्योंकि यहाँ पर उपज बहुत अच्छी है, पैदावार बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा सस्टेन हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। लेकिन पॉलिटिकल पावर यहाँ पे थी ज़्यादा, जिस वजह से ये लोग अपनी पावर नहीं देना चाह रहे थे यहाँ के लोगों को। पॉलिटिकल पावर यहाँ ज़्यादा थी और यहाँ कम थी। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज थे, ये लोग क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे थे कि जितने भी रिसोर्स थे, खाना पीना फसलें, वो सारी यहाँ से बांग्लादेश से निकलकर, सॉरी यहाँ से मैं तो गलत बता रहा हूँ, ये यहाँ से होकर आते थे, इंडिया से कैसे जाएंगे ये। ठीक है, गवर्नमेंट जो है सेंट्रलाइज थी, इस्लामाबाद वेस्ट में, यानी गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रलाइज थी और रूल वो यहाँ तक कर रहे थे, और फिर भी इन्हीं को दबाते थे, इन्हीं को मारते थे, इन्हीं को प्रताड़ित करते थे। एकदम से वही हिटलर वाली मेंटेलिटी। मुद्दा क्या आया फिर बाद में? लोग जो हैं
खड़े हो गए, वही अब नहीं, अब हम और नहीं सहेंगे। ठीक है, तो जब ये क्लैश स्टार्ट हुआ तो कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी? शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी आवामी लीग, जो कि बाद में बांग्लादेश आवामी लीग बनकर BAL बन गई थी 1971 के बाद। फिलहाल ये आवामी लीग थी शेख मुजीबुर रहमान की, और उनके अगेंस्ट में कौन था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको आज भी PPP बोलते हैं। ये वही पार्टी है जिसको सपोर्ट करती है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कौन सी पार्टी? वही पार्टी जिसकी देन है पाकिस्तान का जन्म। इसी यही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी, मुस्लिम लीग। ठीक है, जब वहां पर अटैक शुरू हुए ईस्ट बांग्लादेश में, आर्मी ने अटैक कर दिया था, तो लोग वहां पर बहुत डिवाइड हो गए। वहां की जो आर्मी थी, आर्मी के भी दो हिस्से हो गए। कुछ लोग जो है ईस्ट बंगाल के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ जो है वेस्ट बंगाल के लोगों को, वेस्ट पाक सॉरी ईस्ट ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ जो है वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। तो वहां के लोगों ने मिलकर एक फाइटिंग ग्रुप बनाया जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी। ये आर्म्ड गुरिल्ला मूवमेंट था, जिसमें आर्मी के भी लोग थे, पैरामिलिट्री के भी लोग थे, पुलिस के भी लोग थे, और मोस्टली सिविलियंस थे। जितनी भी सारी फोर्सेस थी पाकिस्तान की, जो लोग ईस्ट बंगाल को सपोर्ट करते थे वो मुक्ति वाहिनी में शामिल हो गए, अदरवाइज दूसरे लोग जो हैं वो अगेंस्ट में थे, और वो इन्हीं लोगों को मार रहे थे। सिविलियंस भी इन्वॉल्व हुए और गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट हुआ। जब गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट हुआ, पाकिस्तान की आर्मी को मारना शुरू किया मुक्ति बाहिनी के लोगों ने, तब पीछे से चुपचाप से इंडियन आर्मी आई, और इंडियन फोर्सेस ने भी सपोर्ट करना स्टार्ट किया आपकी मुक्ति वाहिनी को। तो जब उन्होंने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने, उस समय ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन जैकपॉट, और पाकिस्तान की नेवी की शिप को डुबा दिया। ठीक है, सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिए उनके, और जितने भी शहर वगैरह थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था आर्मी ने, वो सारे छुड़ाए। लगभग 30-40 लाख लोग पार्टिसिपेट किए थे मुक्ति बाहिनी की तरफ से। फिर 1971 का जो वॉर ऑपरेशन है वो चला। 11 सेक्टर चले थे मुक्ति बाहिनी के ऑपरेशंस, 11 सेक्टर्स में चले थे। और ये कभी पॉसिबल नहीं होता अगर 1971 में इंडिया की फोर्सेस, स्पेशली आर्मी, अगर इन्वॉल्व नहीं हुई होती। यही वजह है कि शेख मुजीबुर रहमान और उनकी बेटी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना आज तक इंडिया के सपोर्ट में रहते हैं और इंडिया को पसंद करते हैं, और आज भी जब वो वहाँ से भाग कर आई हैं तो अपने दिल्ली में आराम से बैठी हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, जब इंडियन आर्मी ने मदद शुरू कर दी, तब मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक किया, सारे के सारे बड़े बड़े जो शहर थे उनको आज़ाद कराया पाकिस्तानी आर्मी से। ठीक है, बच्चों को, छोटे लड़कियों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को घरों में, कॉलेजेस में बंद कर रखा था वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी ने। उनके लड़कियों के रेप किए जा रहे थे, लड़कों को मारा जा रहा था, सबको। जब ये इंडियन आर्मी पहुंची ना, तो बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। ठीक है, चलो। फिर जब इतना ज़्यादा जेनोसाइड हो रहा था तो मुक्ति वाहिनी को इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला, और ख़ास करके इंडिया के उस समय प्रधानमंत्री जो थी हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मिलिट्री की तरफ से। और हमारे जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, उन्होंने भी वहाँ के मुक्ति वाहिनी के लोगों को ट्रेन किया था, आर्म्ड किया था, सारी ट्रेनिंग दी थी। कहाँ लगाए थे कि ट्रेनिंग कैंप्स? आसाम में लगाए थे, त्रिपुरा में, वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, जो भी मतलब बांग्लादेश के आसपास के एरियाज हों उनमें लगाए गए थे। तो ये लोग क्या करते थे, मुक्ति वाहिनी वाले लोग, बांग्लादेश में अटैक करा, बांग्लादेश में अटैक करा, यहाँ अटैक करा और वापस भाग गए, फिर इंडिया में इधर से अटैक करा और वापस भाग गए इंडिया में। फिर इस तरह से अटैक करके भाग जाते थे। एकदम उनको फ्री पैसेज था कि अगर मुक्ति वाहिनी के लोग हो तो आप आओ जाओ, कोई इशू नहीं है। इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला था बांग्लादेश के लोगों को, यानी ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, और फाइनली वो लोग अटैक कर पाए और लड़ पाए। लड़ाई तो हो गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद इतना ज़्यादा वहाँ पे मास डिस्प्लेसमेंट हुआ, इतनी ज़्यादा गरीबी और न जाने कितनी तरह की बीमारियाँ, कितने तरह के रोग फैले थे वहाँ पर।
भुखमरी थी, बहुत तरह के क्राइसिस, क्योंकि सब सारे रिसोर्सेज तो खराब हो चुके थे, है ना, पैदा कौन करता, सब लोग लड़ाई में लगे हुए थे। लगभग 10 मिलियन रिफ्यूजी इंडिया की तरफ भागे थे। इनके लिए कैंप लगाए गए थे असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में। ज़्यादातर विमेन, चिल्ड्रन और बुजुर्ग लोग थे। लगभग 2 लाख से 4 लाख वुमेनों का रेप हुआ था। अब सोचो, ये ऑफिशियल डेटा बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 4 लाख वुमेन्स का रेप कर लिया था पाकिस्तान के घटिया सैनिकों ने। सैनिक कहने में भी शर्म आती है। तब इंटरनेशनल लेवल से यूनाइटेड नेशन की तरफ से वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डिक्लेयर करके वहाँ पे आर्थिक मदद और खाद्य पदार्थ भेजे गए थे। लेकिन इसका फर्क उस समय भी इंडिया पे पड़ा था। इंडिया को भी अपने सारे के सारे जो रेफ्यूजीज आ रहे थे, अगर भाई अपने ही लोग मारने लगे तो कहीं तो भाग कर जाओगे ना। ये लोग इंडिया की तरफ भाग रहे थे, तो इंदिरा गांधी को समझ में आया कि अगर ये लोग इंडिया की तरफ भागे, रेफ्यूजी बन के इंडिया में घुसे, तो इंडिया पर और ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा। एक वजह यह भी थी, इसी वजह से उस समय हमारी प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी सूझबूझ दिखाई और अपनी आर्मी भेजी, ताकि इन लोगों को वापस वहीं रखा जाए। ठीक, तो 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट हुआ। पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पे बहुत ही ब्रूटल क्रैकडाउन स्टार्ट किया। शेख मुजीबुर रहमान को डिटेन करने की कोशिश की गई। ठीक, और पूरे ईस्ट पाकिस्तान में मार्शल लॉ डिक्लेयर किया गया। अवामी लीग को बैन कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी आउटलॉ कर दी वहाँ से। और फिर शुरू हुई वहाँ पर मारकाट, भयंकर रूप से। सारे स्टूडेंट्स की, एक्टिविस्ट की, इंटेलेक्चुअल्स की, सब मारे जा रहे थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। लेकिन जब ये सब हो रहा था, तो मैंने बताया था ना, आर्मी के कुछ दो हिस्से, आर्मी दो हिस्सों में बट गई थी। तो ईस्ट पाकिस्तान में जो आर्मी को लीड कर रहे थे वो थे मेजर जियाउर रहमान। ये पाकिस्तानी आर्मी के ही मेजर थे। ये किसके सपोर्ट में थे? ये थे मुजीबुर रहमान के सपोर्ट में, इनके सपोर्ट में थे ये। और इन्होंने फिर अपनी, जब ये पाकिस्तान ने 25 मार्च को ये सब शुरू किया, तो इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी 26 मार्च को ही। बोले आज से हम पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स नहीं हैं, आज से हम बांग्लादेश के सैनिक हैं। ठीक है, तो 9 महीने तक करीब ये चला गुरिल्ला वॉरफेयर। सेकंड फेज में इंडिया ने भी अच्छी तरह से खूब सपोर्ट करा पाकिस्तानी आर्मी को, बांग्लादेश की आर्मी को और मुक्ति बाहिनी को। और फाइनली वहाँ पर उनको जीत मिली। 15 अगस्त 1975 को कुछ एक और ट्रेजिडी हुई। 1971 में वो जीत तो गए थे, लेकिन 15 अगस्त 1975 को शेख मुजीबुर रहमान का उनके ही घर में एग्जीक्यूशन कर दिया था, असैसिनेशन कर दिया था। वहीं के बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स की तरफ से उन्होंने कू कर दिया था, यानी तख्ता पलट कर दिया था। ठीक है, तख्ता पलट कर दिया था। जो आदमी यहाँ पर मैंने आपको बताया, मेजर जियाउर रहमान, इस जियाउर रहमान के लोगों ने ही जाकर 1971 में इसने मदद की थी, और 1975 में जाकर शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन किया। ठीक है, जो इस समय ये लोग ढाका में थे, ढाका में उनके घर पे अटैक किया, और इनके साथ साथ इनके फैमिली के 17 लोगों की डेथ हुई थी। पता है, सबका सब खत्म कर दिया था, सब एक एक व्यक्ति खत्म कर दिया था पूरे घर में इनका। बस 2 लोग बचे थे, वो भी तब जब वो घर से बाहर थे, विदेश में थे तब। एक उनकी बेटी शेख हसीना, शेख हसीना की छोटी बहन शेख रुबीना, और उनके हस्बैंड शेख सजीब वजीद, जो तीनों लोग बाहर थे। इस वजह से ये बच गए। फिर क्या हुआ, 1971 में जब 1975 में जब अटैक हुआ और ये सब लोग मारे गए, तो पाकिस्तान की आईएसआई ने कोशिश करी कि इनको जहाँ कहीं भी हैं इनको ढूंढ कर इनको भी ख़त्म कर दिया जाए, वरना लेटर ऑन ये लोग दिक्कत पैदा करेंगे। क्योंकि आखिरकार जो बंदा जियाउर रहमान था तो आर्मी का ही बंदा, तो धीरे धीरे उसके भी लिंक्स बढ़ गए थे पाकिस्तान की आईएसआई और आर्मी की तरफ से। क्योंकि जब 1971 में बांग्लादेश बना, तो शेख मुजीबुर रहमान का बहुत ज़्यादा प्यार जो था वो इंडिया की तरफ था। वो बहुत ज़्यादा प्रो इंडिया हो गए थे, क्योंकि इंडिया ने मदद की थी। और जब उनकी वहाँ पे गवर्नमेंट बन गई, तो इन दोनों में आपस में जलन शुरू हो गई। किस किस में? शेख मुजीबुर रहमान और मेजर जियाउर रहमान में। इसी वजह से एक प्रो इंडिया हो गया, एक एंटी इंडिया हो गया।
और बाद में 1975 में उन्होंने अपने मिलिट्री पावर का यूज़ करके इनका मर्डर करवाया और इनको भी मारने की कोशिश की गई थी, शेख हसीना और शेख रुबीना को। लेकिन हमारी प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी जी ने इनको बोला, आप टेंशन मत लो, एक काम करो, फटाफट इंडिया आ जाओ। तो इंडिया को इनको बुलाया, इनको रखा, बोले जब तक मामला ठीक नहीं हो जाता बांग्लादेश में तब तक आप यहीं रहिए। और फिर इनको 1981 में वापस भेजा था। कब, बताता हूँ थोड़ी देर में। कौन कौन प्रेसिडेंट खत्म हुए थे, उनकी बेगम खत्म हुई थी, उनके दो बेटे खत्म हुए थे, पोता पोती खत्म हो गए, इसके अलावा और भी लगभग घर में जितने लोग थे सारे मार दिए। तो 1971 से लेकर 1975 तक एक ही पार्टी थी वहां पर, कौन सी, बांग्लादेश वाली, बांग्लादेश अवामी लीग, जो किसकी पार्टी थी, शेख मुजीबुर रहमान की। लेकिन जैसे ही 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हुआ, एक नई पार्टी फॉर्म की गई जिसका नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। और इसका लीडर कौन था, इसके लीडर थे आपके जिया उर, मेजर जिया उर रहमान। ठीक है, तो मेजर जिया उर रहमान ने अपनी पार्टी फॉर्म करी। अब इन दोनों पार्टीज के बीच में बीएनपी और बीएल दो पार्टी बनी और इन दोनों पार्टी के बीच में शुरू हुई पॉलिटिकल स्ट्रगल पावर के लिए। अब ध्यान देना है इसका लीडर कौन है, कि शेख मुजीबुर रहमान चल बसे हैं, तो यहाँ पे बची शेख हसीना, और यहाँ पर कौन है, मेजर जियाउर रहमान। ठीक है, 1981 में, कब, 1981 में क्या हुआ, जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन हुआ था, सेम उसी तरह से जिया और रहमान का भी असैसिनेशन हो जाता है। अब एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू किए। क्या आरोप लगाने शुरू करे, ये बोलते थे कि तुमने हमारे पिताजी को मरवाया। शेख हसीना आरोप लगाती थी कि तुमने हमारे पिताजी को और हमारी पूरी फैमिली को ख़त्म करवा दिया। और जो जिया और रहमान की वाइफ थी वो आरोप लगाती थी कि भाई इन लोगों ने मेजर जिया और रहमान को मरवा दिया। और 1981 का ही टाइम था जब इंदिरा गांधी ने, हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वापस भेजा था 1981 में शेख हसीना के, बोले अब जाओ, वहां पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फटाफट जाके संभालो, इलेक्शन लड़ो और अपनी गवर्नमेंट बनाओ। ठीक है, तो आवामी लीग और बीएनपी, लेफ्ट सेंटर्ड आपकी आवामी लीग और ये राइट सेंटर्ड आपकी बीएनपी। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर, यहाँ से शुरू होती है बांग्लादेश की अपने इंटरनल क्राइसिस। ये वाले जो लोग थे ये सेक्युलर थे, बंगाली कल्चर के थे और नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, इंटेलेक्चुअल्स को सपोर्ट करते थे, माइनॉरिटीज को सपोर्ट करते थे और प्रोग्रेसिव फोर्सेस को सपोर्ट करते थे। ये लीडर कौन था आफ्टर शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना, और यहाँ पर जिया उर रहमान। और वो लोग इस्लामिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो भी नेशनलिस्ट थे बट उनके कल्चर अलग थे, इसीलिए इनका जो लीन था वो टुवर्ड्स पाकिस्तान ज़्यादा था। देवर मोर लीन टुवर्ड पाकिस्तान एंड देवर लीन टुवर्ड्स इंडिया। इन शॉर्ट यू कैन से देवर प्रो इंडिया और देवर एंटी इंडिया। ठीक है, 1971 के बाद, वॉर के बाद क्या हुआ, उनको अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई, एक डेमोक्रेटिक फाउंडेशन हुई, बंगाली आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म हुआ, यानी कि एक से ज़्यादा पार्टी हो गई, अपनी अर्थव्यवस्था उनकी खुद की हो गई, और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनी पूरे साउथ एशिया में अपना अड्डा बनाने के लिए। जो भी देश बांग्लादेश के साथ बना के रखेगा वो साउथ एशियन नेशन के लिए एक रास्ता खोलेगा। बताता हूँ कैसे। ठीक है, तो 16 दिसंबर 1971 को जब जीत हासिल हुई तब जन्म हुआ आपका बांग्लादेश का, बांग्लादेश का। अभी बांग्लादेश डे आने वाला है। लगभग 9 महीने लड़ाई चली थी, 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी, 10 मिलियन से ज़्यादा लोग रिफ्यूजी हो गए और काउंटलेस एट्रोसिटीज़ हुई थी वहाँ के लोगों पर। ठीक है, तो ये था बांग्लादेश का जन्म। अब तक बांग्लादेश का जन्म हो चुका है हमारी स्टोरी में, और दो पार्टीज मैंने आपको बता दी जहाँ पर पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रही है। राइट, अब देखो
आज के जब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया तब वहाँ की लार्जेस्ट सिटी ढाका थी, तो कैपिटल बना दी ढाका। वहाँ की मेजर रिवर्स कौन सी हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना। एक्चुअली वहाँ पे गंगा नहीं होती बांग्लादेश में, वहाँ पे पद्मा नदी, मेघना नदी और तीस्ता नदी, ये नदियाँ हैं। गंगा अलग नाम से जानी जाती है जब अंदर पहुँच जाती है यहाँ पर, ब्रह्मपुत्र अलग नाम से जानी जाती है और गंगा भी अलग नाम से जानी जाती है, और जब वो दोनों आपस में मिल जाती हैं तब बनती है आगे तीसरी नदी। लगभग 170 प्लस मिलियन की पॉपुलेशन है, 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ग्लोबली। मतलब दुनिया बहुत छोटा सा देश है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे समझ लो। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है साउथ एशिया के लिए। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, बीच में बांग्लादेश, और यहाँ ये रहा आपका साउथ एशिया। तो यहाँ पर जितने भी देश होंगे इनसे कांटेक्ट करने के लिए आपको बांग्लादेश के थ्रू आओगे तो ज़्यादा अच्छा है, लैंड रूट बांग्लादेश से ही है। तो ये इस तरह से एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन ये है बांग्लादेश की आज की ज्योग्राफी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक कहानी यहाँ शुरू करते हैं भाई। देखो, थोड़ा साफ कर। 1971 में जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, ठीक है, बांग्लादेश का जब जन्म हुआ तो जो मुक्ति वाहिनी के लोग थे, मुक्ति वाहिनी के जो लोग थे, इनको फ्रीडम फाइटर का तमगा दिया गया, क्योंकि यही लोग लड़े थे बांग्लादेश को बनाने में, बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। तो देवर कॉल्ड एज फ्रीडम फाइटर। तो जो लोग बच गए थे उसको उनको सॉरी उनको वहाँ की गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स शेख हसीना और शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट ने सिविल सर्विसेज और अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में, ठीक है, अदर गवर्नमेंट सर्विसेज में उनके इस सेक्रीफाइस को रिकॉग्नाइज करने के लिए 30% रिजर्वेशन दिया था कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा, 30% रिजर्वेशन दिया। ठीक है, ध्यान देना, किसको दिया था? जो ओरिजिनल फ्रीडम फाइटर्स थे। आगे समझो। फिर इनके बच्चों को भी दिया गया, यानी कि जो इनके सन या इनके जो भी चाइल्ड थे उनको दे दिया गया, सन डॉटर चाइल्ड जो भी, 30% दिया गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। फिर एक जनरेशन और चेंज हुई, इनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी दे दिया गया 30%। जब ये सब बहुत ज़्यादा होने लगा, इतना ज़्यादा रिजर्वेशन देने लगे, तो वहाँ के यूथ जो है भड़क गए, जो कि फ्रीडम फाइटर फैमिली से नहीं थे। और फाइनली फिर इन द ईयर 2018, 2018 में क्या हुआ? शेख हसीना ने ये जो रिजर्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म कर दिया, ही एंडेड इट। लेकिन फिर जो फ्रीडम फाइटर वाले थे ये पहुंच गए कहाँ? ये पहुंचे वहां के सुप्रीम कोर्ट में। बोले यार हमने तो इतना सेक्रीफाइस किया है। सुप्रीम कोर्ट बोला सही बात है, एक काम करो इनको वापस दो। तो ध्यान देना, शेख हसीना ने हटा दिया था, रिजर्वेशन फिर से देना पड़ा 30%, और अब वो अभी दिया गया, बहुत तेरी मांग चलती रही, और वापस से शेख हसीना की गवर्नमेंट को रिजर्वेशन देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर कितना? 30% फिर से रिजर्वेशन दे दिया गया। ठीक है, अब करा किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। भुगतेगा कौन? शेख हसीना। देखो कैसे। जून 2024 में 30% कोटा रीइंस्टेट कर दिया गया आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, टू द वेटरन्स डिसेंडेंट्स, जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके लिए। इस बात पे वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, यूथ थे, जो भड़क गए, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक, लेकिन वहाँ की पुलिस ने थोड़ी गलती कर दी। 16 जुलाई को वहाँ पे 6 से ज़्यादा लोगों की, शायद 8 स्टूडेंट्स की वहाँ पे फायरिंग कर दी, उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से मामला खराब हो गया। 19 जुलाई को फिर और एस्केलेशन होता गया, आर्म्ड ग्रुप आ गए। अब ये जो स्टूडेंट्स के साथ जो आर्म्ड ग्रुप आके मिले ना, ये थे दंगाई असली। अब वही है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो इनमें जो प्रोटेस्टर्स थे उनके साथ कुछ आर्म्ड ग्रुप भी आके खड़े हो गए, और ये हो सकता है कि ऑपोजिशन वाले हों
ठीक है, या इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए किसी और देश से फंडेड लोग आए हों, कुछ भी हो सकता है। अभी समझाऊंगा मैं कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये। कुल मिला के वहाँ पर दंगे शुरू कर दिए इन लोगों ने। तो फिर मिलिट्री के लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा मारपीट की उनकी, लेकिन बाद में फिर उनको कंट्रोल किया कि भाई शूट वूट मत करना, किसी गोली मत चलाना। ठीक है, और 5 अगस्त को जब मामला कंट्रोल नहीं हुआ और ये सारे लोग इकट्ठे होके प्रधानमंत्री के आवास की तरफ को चले, तब मिलिट्री ने हाथ खड़े कर दिए कि मैडम हम नहीं रोक पाएंगे और गोली चलाना ठीक नहीं है इनके ऊपर, आप एक काम करो, बांग्लादेश छोड़ के निकल जाओ आप। तो वहाँ के जो मिलिट्री जनरल थे उन्होंने फटाफट से एक हेलीकॉप्टर अरेंज कराया और प्रधानमंत्री को तुरंत इंडिया के लिए रवाना किया। ठीक है, जो मिलिट्री जनरल हैं वहाँ के इस समय, वो भी शेख हसीना के कोई रिलेटिव हैं। आई थिंक जो उनकी क्या नाम है, जो इनकी यंगर सिस्टर थी, शेख रुबीना, शेख रुबीना के ये ब्रदर इन लॉ हैं, आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज ब्रदर इन लॉ। और यहाँ पर भी इन्होंने गलती करी, क्यों? ही वॉज नॉट द सीनियर वन टू बिकम द आर्मी जनरल, बट क्योंकि रिश्तेदारी वाली बात थी तो शेख हसीना ने इनको ही अपॉइंट करा दिया, और फिर इन्होंने निभाया भी, इन्होंने शेख हसीना को बांग्लादेश से सुरक्षित निकाल दिया और गवर्नमेंट गवर्नमेंट के खर्चे पे बांग्लादेशी आर्मी के हेलीकॉप्टर में बैठ के वो इंडिया चली आई। बच्चे बेचारे ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉर्मल, लेकिन इसमें दंगाई जब मिल गए तो मामला खराब हो गया। अब समझो, जब वहाँ से चली आई शेख हसीना, तो 15 साल की जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी उसका रूल जो है कम हुआ। ठीक है, जो मेन पार्टी थी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, मेन अपोजिशन पावर पार्टी, अब वो फॉर्म में आ गई थी, क्योंकि जो BAL थी उनकी लीडर तो चली आई, उन्होंने वहाँ से रिजाइन करके भाग गई वो। तो अभी BNP के ऊपर जिम्मेदारी आई और उन्होंने पूरा मौके का फ़ायदा भी उठाया। इसके अलावा जो दंगाई थे वो जमात इस्लामी, एक अंडरग्राउंड ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा इनको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा था। इसके अलावा जो जनरल वकार उस जमान है, उन्होंने भी लोगों को मारने से मना कर दिया। और स्टूडेंट्स तो आप पता ही है, फिर सारे खड़े हो जाते हैं। स्टूडेंट पावर बहुत बड़ी पावर होती है। फाइनली शेख हसीना ने रिज़ाइन किया। ठीक है, क्यों रिवोल्ट किया था स्टूडेंट ने, आपको बता दिया मैंने, वही 30% रिजर्वेशन की वजह से। लेकिन मामला बद से बदतर हो गया जब इन बच्चों को, जो 8 बच्चे, उनको गोली मार दी गई थी तब। इससे क्या होगा रिजर्वेशन से? जो वहाँ की मेरिट सिस्टम है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, वो पीछे रह जा रहे हैं। तो फिर वही लोग रिवोल्ट कर दिए। और क्या क्या इशू था वहाँ पे इस कोटा के अलावा? लिमिटेड इकोनॉमिक मोबिलिटी, ये भी एक रीज़न था वहाँ पे। दूसरा, जो जेनजी बच्चे हैं जो 2008, 9, 10 के बाद पैदा हुए हैं, इन्होंने कोई और गवर्नमेंट देखी ही नहीं, क्योंकि वहाँ से तब से लगातार जो है शेख हसीना ही जीतती आ रही हैं। तो उनको लगता है कि ये वाली गवर्नमेंट जो है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, नए बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा। तो वो वैसे ही खिसिया रहे थे कि कुछ चेंज होना चाहिए। ये सारी बातें जो हैं लेके बच्चे उड़ गए और मामला ख़राब हो गया। देखो, ज़रा ज़रा से बच्चे लप्पू से ईंटें फेंक रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, ये सब नॉट गुड। पता अगर दोनों ही पार्टीज थोड़ा थोड़ा समझते और एमिकेबली इस मामले को सुलझा लेते तो सही रहता। बट चलो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। फाइनली ICT ने, जो 8 बच्चे जो ख़त्म हुए थे जिन पे गोली चला दी थी पुलिस ने, उस केस में ICT ने शेख हसीना को डेथ सेंटेंस दिया। लेकिन आप एक बात बताओ, क्या कभी भी दूसरा पक्ष सुने बिना कोई वर्डिक्ट दिया जा सकता है? अरे आप कोर्ट में जाते हो, 2 पार्टी होती है ना, 2 पार्टीज होती हैं, दोनों को सुना जाता है, उसके बाद वर्डिक्ट आता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेख हसीना को उन्होंने एक पार्टी सुनकर ही उनको डेथ सेंटेंस दे दिया। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे हुई हैं, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, उन पे आरोप लगाए गए हैं। करंट स्टेटस क्या है? हसीना जो है अभी बांग्लादेश से निकल के इंडिया में एग्जाइल में है, इज इन एग्जाइल इन, और बांग्लादेश कोशिश कर रहा है एक्स्ट्राडिशन की। तो आप बताओ, क्या लगता है कि इंडिया वापस करेगा? कभी नहीं करेगा। ठीक है, वो इंडिया की बहुत पुरानी ट्रस्टेड एलाई हैं,
शेख हसीना इज ए ट्रस्टेड एलाई ऑफ इंडिया अपने पिता के ज़माने से, तो इंडिया कभी वापस करेगा नहीं। ठीक, क्या कर सकते हैं इंडिया वाले ज़्यादा से ज़्यादा, या तो मना कर दें, तो मना भी नहीं कर रहे हैं, ना तो वापस करेंगे, ना देने से मना करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें किसी और कंट्री में शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट टू न्यू कंट्री, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन क्या कोई वापस करेगा? बिल्कुल नहीं। कोई भी अपने दोस्तों को मरवाना नहीं चाहता है। शी इज़ अ प्रो इंडियन, उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे इंडिया वाले। आफ्टर हसीनाज फ्लाइट टू इंडिया, अब जब इंडिया चली आई थी वो, तो ये सारे लोग जो है ना, ये उनके घर में घुस गए थे, सो मच सो कि इनके जो इनर वियर्स थे शेख हसीना जी के, वो तक वहाँ के दंगाई लेके छोड़ उठा उठा के भाग रहे थे। अगर आप अभी भी सर्च करेंगे गूगल पे या वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर, तो आपको पता लगेगा कितना ज़्यादा, अगर वहाँ पे उस दिन शेख हसीना जी मिल जाती इन दंगाइयों को, तो शायद चीर फाड़ देते, पूरा का पूरा इनका घर तहस नहस कर दिया था, कपड़े तक फाड़ फाड़ के फेंक रहे थे। अच्छा हुआ वहाँ से उस दिन वो चली आई। अब एक बात बताओ, ये तो मैंने आपको स्टेटस समझा दिया यहाँ तक कि भाई बांग्लादेश में कैसे बांग्लादेश बना, ठीक है, कैसे बांग्लादेश बना, क्या वहाँ पे क्राइसिस पहले थे, क्या वहाँ पे क्राइसिस अभी हैं, और क्या वहाँ की करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बता दूं अगर, तो जो बीएनपी है, बीएनपी में एक लीडर हैं डॉक्टर यूनिस खान, ठीक है, काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं ये, बस ये एंटी इंडिया हैं, लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे समझदार हैं। जो आप आज ईएमआई वाला सिस्टम देखते हो ना, ईएमआई सिस्टम, तो माइक्रो क्रेडिट, इसको माइक्रो क्रेडिट बोलते हैं, माइक्रो क्रेडिट का सिस्टम जो है वो इन्होंने ही पूरी दुनिया को दिया था। तो आज आप थोड़ा सा पैसा देके कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो और धीरे धीरे फिर आप उसको एज ईएमआई पे करते रहो, पूरा पैसा निकाल लो अपना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देने वाले डॉक्टर यूनिस खान ही हैं। माइक्रो क्रेडिट का जो सिस्टम इन्होंने ही शुरू किया था, बट फिलहाल के लिए ये पावर में है वहाँ पर। अब शुरू होती है यहाँ से कि इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और हम कितने ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं इससे और कितने नहीं, ये है हमारा मेन कंसर्न यहाँ। तो ये आपको तो ये लग रहा था ना, पड़ोसी के देश में कुछ हो रहा है, हमें पड़ोसी देश में कुछ हो रहा है, हमें क्या? तो याद रखे दोस्त कि जब पड़ोसी के घर में आग लगती है ना, तो वो आपके घर तक बहुत जल्दी पहुँचती है। तो वही हाल इंडिया का है। हुआ क्या है, शेख हसीना का अजाइलम कहाँ है? इंडिया में। इंडिया भाग कर आ गई, जो कि अभी डेथ सेंटेंस फेस कर रही है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। और वो लोग एक्स्ट्रेडिशन की मांग कर रहे हैं बांग्लादेश वाले, बट इंडिया विल नॉट गिव हर। लेकिन इससे हुआ क्या, डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ गई है इंडिया में और इसमें बांग्लादेश के अंदर, और वहाँ पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं। यानी वो लोग इंडिया के खिलाफ होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमने दुश्मन को पनाह दी है। और क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डिसरप्शन हो रहा है। जब भाई दो देशों में टेंशन बढ़ती है तो वो अपना ट्रेड बंद कर देते हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट वायलेट कर देते हैं, सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले कर दिए जाते हैं, तो इकोनॉमिक डिसरप्शन हो रहा है। जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो रहा है। जो प्रो गवर्नमेंट थी, प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी BAL की, उसने रिज़ाइन कर दिया, शेख हसीना खुद इंडिया आ गई। तो अब दूसरी पार्टी है BNP। BNP क्या है? ये है प्रो पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान का एलाय कौन? चाइना। तो इनका जो लीन हो रहे हैं ये लोग, ये हो रहे हैं चाइना और पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। तो अब बांग्लादेश बिल्कुल हमसे सटा हुआ है और हमारे दुश्मन को ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। बताता हूँ कैसे। अब इससे क्या हो रहा है, देखो, इंडिया में जो बॉर्डर शेयर होता है इंडिया का और बांग्लादेश का, वो लगभग 4096 किलोमीटर का डिस्टेंस। ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है इंडिया का, इंटरनेशनल लॉन्गेस्ट बॉर्डर है ये। इससे क्या होगा, इलीगल माइग्रेशन, उधर से लोग भाग कर आएंगे जो कि प्रो इंडिया होंगे, या फिर घुसपैठ करने के उससे स्मगलिंग करवाएंगे लोग, इन्फिल्ट्रेशन होगा इस बॉर्डर से, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो अगर ब्लॉक हो गया तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है वो हमारे हाथ से चला जाएगा, ठीक है। असम और जो भी
उधर मणिपुर नागालैंड वाले हमारे जो भी स्टेट्स हैं वो सब खतरे में है। जो जमात इस्लाम है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन फैलाएगा हमारे पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में। क्यों? क्योंकि वो एंटी इंडिया हैं, वो इंडिया के टुकड़े करना चाहते हैं। ये सारी दिक्कतें हमें हैं। इस तरह से बॉर्डर है यहाँ तो, चलो फिर भी फेंस है, लेकिन हर जगह फेंस अवेलेबल नहीं है। यूनिस की जो गवर्नमेंट है वो एंटी इंडिया है, ये अपने को पता ही है। और चाइना क्यों इन्वॉल्व हो रहा है बांग्लादेश में? चाइना को क्या चाहिए? आपको एक बार मैप दिखाता हूँ। देखो, इस वाले इमेज में समझते हैं, एक बार में समझ में आएगा आप। चाइना यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया जो है, इसको ये क्लेम करते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है। ठीक है, तो एक तो ये अपनी टेरिटरी पे कब्जा करने के लिए, प्लस जो बांग्लादेश में यहाँ पर अपना स्टैब्लिशमेंट लगाएंगे ये, उससे क्या होगा, एक तो इनका सी ट्रेड का रास्ता और बढ़ जाएगा, प्लस साउथ ईस्ट एशिया से इनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो तीसरा, चाइना की नज़र है हमारे इस पूरे हिस्से पर, पूरे नॉर्थ ईस्ट के हिस्से पर चाइना की नज़र है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर बांग्लादेश के इस पॉइंट पे अपने मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट लगाएंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सिक्किम के ऊपर ये चाइना का ही हिस्सा है। तो ये बीच का एरिया जो है, ये 22 किलोमीटर का एरिया, इसको बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर ये कैसे भी करके इसको ब्लॉक कर दें तो समझ लो कि पूरा का पूरा एरिया जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं, इस सारे के सारे चाइना के कब्जे में आ जाएंगे। ये है चाइना की सबसे बड़ी चाहत कि इंडिया का ये हिस्सा हमको चाहिए, इस वाले एरिया पे इनकी नज़र है। फिलहाल ये अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में ना एक टर्म होती है, तो बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। स्लाइस मतलब किसी का एक स्लाइस ले लेना, एक टुकड़ा कर लेना। सलामी स्लाइसिंग क्या होती है? सलामी स्लाइसिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू कोई भी डायरेक्ट अटैक करेगा नहीं। नो डायरेक्ट अटैक, नो नो डायरेक्ट अटैक, बट दुश्मन के क्षेत्र में, यानी चाइना के केस में हम हमारे यहाँ पर आके ये ऐसी एक्टिविटीज कैरी आउट करेंगे कि धीरे 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 यहाँ के लोग प्रो चाइना होते चले जाएंगे, और धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ा लेंगे यहाँ पर, और हमारी इस पूरी टेरिटरी पे अपना कब्जा कर लेंगे और हमसे छीन लेंगे। यानी टेकिंग अवे द टेरिटरी ऑफ द अदर कंट्री विदाउट अटैकिंग them डायरेक्टली इज कॉल्ड द सलामी स्लाइसिंग। इन इंटरनेशनल टर्म्स हम इसको ऐसे यूज करते हैं, बहुत ही क्रूड डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश करी है। अब समझो कि लड़ाई नहीं करी फिर भी कब्जा कर लिया, तो कुछ तो करा होगा, लोगों को रेडिकलाइज करा होगा, वहाँ पे पैसे दिए होंगे, अपने बताया होगा कि नहीं नहीं भाई तुम, हम ही तुम्हारे लिए सही हैं, कुछ तो करा होगा जिसकी वजह से कब्जा कर लिया आगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम ब्रिटिशर्स ने हम पे कैसे कब्जा किया था, धीरे धीरे ट्रेड करके किया था ना, वो भी एक तरह की सलामी स्लाइसिंग ही थी, कहीं बाहर से आकर। तो बस ये वाली टेक्निक अपनाना चाह रहे हैं यहाँ पे। दूसरा, लोगों को भड़काएंगे कि कैसे, सलामी स्लाइसिंग के एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा। यहाँ से तिब्बत से एक नदी निकल कर आती है, ब्रह्मपुत्र, और ये फिर ऐसे बांग्लादेश में घुसती है। ठीक है, और यहाँ पर एक नदी और है बांग्लादेश में जिसका नाम है तीस्ता रिवर। कौन सी रिवर? तीस्ता रिवर। तीस्ता रिवर पर इन्होंने क्या किया है, वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स किसने बनाए हैं? चाइना ने। इस बांग्लादेश के अंदर कई सारे, कि अगर कभी पानी ज़्यादा बढ़ जाए तो सारा का सारा पानी जो फटाफट से यहाँ ओशन में आके गिर जाए। ऐसा क्यों किया है इन्होंने?
इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर नहीं होता है। नो हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग। ठीक है, यानी कि इस नदी से, ब्रह्मपुत्र से कितना पानी जा रहा है और कितना इंडिया में आ रहा है, इसका कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे बना रखे हैं जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं और फिर एक ऐसा अटैक करने की कोशिश है। ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि पानी अचानक से छोड़ा जाएगा और सारा का सारा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जो असम का, अरुणाचल का, नागालैंड का, त्रिपुरा का, ये सारा बाढ़ ग्रस्त हो जाएगा। देखने में क्या लगेगा कि बाढ़ आई है, इसको क्या बोलेंगे लोग, नेचुरल डिजास्टर बोलेंगे। लेकिन होगा क्या, ये एक मैन मेड डिजास्टर होगा, लेकिन जो कि लगेगा आपका नेचुरल डिजास्टर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंपाउंड कंपाउंड कोअर्शन ऑपरेशन। यानी एक ऐसा ऑपरेशन जो कि है मैन मेड बट लगता आपका नेचुरल है। इट इज मैन मेड बट लुक्स नेचुरल। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई पानी तो जब यहाँ जा रहा है तो बांग्लादेश में भी आएगा, तो मैंने बताया ना आपको, यहाँ पर वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट पहले ही शुरू किया गया है कि यहाँ पानी आएगा तो सारा पानी निकल के वापस किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ओशन में, और बांग्लादेश एकदम सेफ हो जाएगा। और यहाँ के लोगों को जब इतनी ज़्यादा कष्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट के लोग, तो हमारी यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, जो हमारी और सारी फोर्सेस और जो भी एजेंसीज हैं, वो सारी राहत कार्य में लग जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे सब लोग बिजी हो जाएंगे, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे और चाइना को मौका मिलेगा कि यहाँ पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में अपना कब्जा कर सकें और इंडिया के इस एरिया को कट कर सकें इंडिया से। तो बहुत लंबा चौड़ा कुछ चल रहा है। सिर्फ यही नहीं, एक चीज़ और, केवल यहाँ पर अमेरिका नहीं है, सॉरी चाइना नहीं है, यहाँ पर अमेरिका भी इन्वॉल्व है। बताता हूँ कैसे। चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर एक सेंट मार्टिन्स आइलैंड है, यहाँ पर सेंट मार्टिन्स आइलैंड है जो कि बांग्लादेश का है। अमेरिका चाहता है, अच्छा दुनिया में कहीं भी कोई भी केओस होगा, बीट एनी केओस, ठीक है, अमेरिका का हाथ जरूर होगा, अमेरिका विल बी देयर। ये इतने ज़्यादा दुष्ट हैं, दुनिया के हर केओस में इनका हाथ जरूर निकलता है। यहाँ पर भी इतने ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हो रही ना, 100% यहाँ से भी कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रहा होगा अपोजिट पार्टी को कि यहाँ पर कियोस क्रिएट करो। इससे क्या होगा, ये क्यों, बदले में क्या लेंगे, ये पैसा दे रहे हैं, बदले में क्या लेंगे, बदले में लेंगे सेंट मार्टिन्स आइलैंड पे कब्जा मांग रहे हैं ये अमेरिका वाले बोल रहे हैं हमको सेंट मार्टिन्स आइलैंड दो। इससे क्या होगा, ये चाइना को भी काउंटर करेंगे, यहाँ पर इंडिया को भी संभाल लेंगे और साउथ ईस्ट एशिया में इनकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो 3-4 लोग इन्वॉल्व हैं, और पाकिस्तान तो फिर है ही दुष्ट। अब ये जो बीएनपी है वहां पर, वो वैसे भी प्रो पाकिस्तान है, तो इंडिया को 3 तरफ से घेरने की कोशिश है। अब समझो, इंडिया को वेस्ट में आपका पाकिस्तान, नॉर्थ में आपका चाइना, और यहाँ पर भी अब प्रो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स जनरेट हो गए हैं, तो यहाँ पर आपका बांग्लादेश, यहाँ पर अमेरिका आने को तैयार है। सब तरफ से अमेरिका इंडिया को घेरने की कोशिश है। समझ रहे हो हम कितने खतरे में हैं। चलो अब मैं एक एक करके स्लाइड्स के थ्रू आपको दिखाता चलता हूँ पूरी कहानी। यहाँ पे थे हम, तो वहाँ पर अभी प्रेजेंटली राइजिंग एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इन बांग्लादेश, क्यों, क्या रीज़न है इसका, रीज़न वही, क्योंकि इंडिया जो है वो शेख हसीना को सपोर्ट कर रहा है और ये बांग्लादेश के जो एंटी इंडिया लोग हैं वहाँ पर उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये चाइना की तरफ जिनका अटैचमेंट है वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो गया है, यूनिस की गवर्नमेंट आ गई है वहाँ पर, और मिलिट्री भी वहाँ पर कुछ ज़्यादा सपोर्ट कर नहीं रही है, वहाँ से उल्टे सीधे स्टेटमेंट दे रहे हैं ये लोग। ठीक है, चाइना का भी
स्ट्रेटेजिक एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बांग्लादेश को स्ट्रेटेजिकली एक्सप्लोइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? चाइनीज़ एम्बेसडर आके बीएनपी के लोगों से मिल रहे हैं, जमात इस्लाम से मिल रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। 2.1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया है उन्होंने मार्च में ही, जब से वो शेख हसीना वहाँ से चली हैं। स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स जो हैं बांग्लादेश के, उन पर अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं। $400 मिलियन मोंगला पोर्ट्स पे दिए हैं, ठीक है। और इंडिया का जो टर्मिनल दिया हुआ था उस पर अपना राइट जमाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की अपनी थ्योरी के हिसाब से। वहाँ पे श्रीलंका में भी इनके पोर्ट्स हैं, बांग्लादेश में भी कब्जा करना चाह रहे हैं, मालदीव्स में भी हैं, म्यांमार में भी हैं। यानी तीनों चारों तरफ से घेरना चाह रहे हैं इंडिया को, ताकि इंडिया जो है इनसे पीछे रहे हर मामले में। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है साउथ एशिया में, इसको भी सक्सेसफुल करने के लिए इनके हाथ में बांग्लादेश की टेरिटरी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है बांग्लादेश में चाइना की तरफ से। लॉन्ग टर्म गोल क्या है उनको? बीआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर में 7 रेलवे ट्रैक्स, 12 हाईवे, 21 ब्रिजेस, 21 पावर स्टेशन, सब उनको चाहिए। कहाँ पर ये चाहिए? सब बांग्लादेश में। तब इनका जो बीआरआई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। इकोनॉमिक कंट्रोल अपने देश में तो कर लिया, अभी इनको बाहर भी एक्सपेंड होना है। तो 700 प्लस चाइनीज कंपनीज कम से कम वहाँ पे आके खुलेंगी बांग्लादेश की टेरिटरी में, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोले जाएंगे चट्टागोंग में और ढाका में, चाइनीज कंट्रोल के अंडर। अब ये सब कैसे होगा? तभी तो चाइना इतना इंटरेस्ट ले रहा है उसमें। पैसा देंगे और बदले में ये सब लेंगे, और बीएनपी वाले गधे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका एक देश बिक रहा है। और इंडिया की जो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, ये जो प्रो इंडिया लोग हैं वहाँ पर, उनको भी काउंटर किया जाएगा चाइना की इस स्ट्रैटेजी से। धीरे धीरे उन लोगों को भी या तो अपनी तरफ कर लिया जाएगा या फिर मेन स्ट्रीम से हटा दिया जाएगा। तो काउंटर इंडिया स्ट्रैटेजी भी चाइना फॉलो कर रहा है। किसी भी देश को अगर अपने आप को बड़ा बनाना है तो क्या करो? लोगों को पैसा दो और उनको बोलो कि हमारे गीत गाओ, प्लस जो वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं या उनके जो विचार हैं उनको ख़त्म करो। तो अब तक क्या थे? प्रो इंडिया थे, उनको ख़त्म करो तो फिर कौन वो लोग चाइना चाइना के गीत गाने लगेंगे? चिंकी कहीं के। ये है मोंगला पोर्ट, $400 मिलियन जहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो फिलहाल बांग्लादेश में चल रहा है चाइना बांग्लादेश पाकिस्तान नेक्सस, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश की फोर्सेस को पाकिस्तान के लोगों ने आकर ट्रेनिंग दी है, पाकिस्तान के फोर्सेस ने आके। अब सोचो यही लोग थे 1971 में जिन्होंने अटैक किया था, ठीक है, एसी आर्मी के लोगों ने। और अब जब यही लोग आगे ट्रेनिंग देंगे तो ये लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे? कैसे नए सैनिक बनाएंगे? ये एकदम घटिया लो क्वालिटी फोर्सेस बनाएंगे, और जो कि ना ह्यूमन राइट्स को जानते होंगे ना विमेन राइट्स को जानते होंगे। एकदम बहशी दरिंदे बनाए जाएंगे। समझ रहे हो आप? ये है बीएनपी की करतूत। शेख हसीना की बस एक गलती हुई कि थोड़ी रिजिड नहीं होती, वो 8 बच्चे जो मारे गए वो ना मारे जाते तो शायद ये सब नहीं होता। खैर, पोर्ट एक्सेस मिल गए पाकिस्तानी मिलिट्री को, और अब समझो पाकिस्तान हमारे वेस्ट में तो है ही है, पाकिस्तान हमारे वेस्ट में तो है ही है, हमारे ईस्ट में भी आके बैठ गया, क्योंकि बांग्लादेश में अब जो भी पोर्ट्स है वहाँ पर पाकिस्तान के लोग आके बैठेंगे। और पाकिस्तान के तो खैर क्या ही औकात है, चाइना आके बैठेगा। इनको तो जब चाहे तब मारना पाकिस्तान। स्ट्रेटेजिकली पूरा इंसर्कल किया जा रहा है इंडिया को। हम कितने खतरे में हैं देखो। तो देखने में लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन नहीं, हम बहुत ज़्यादा खतरे में रहते हैं ऑल द टाइम। दुश्मन घात लगाए बैठा रहता है, ठीक है। बांग्लादेश सिस्टमेटिकली रीराइटिंग हिस्ट्री अलाइनिंग अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट। तो अब जब वहाँ पे प्रो इंडिया गवर्नमेंट नहीं है तो सारे काम इंडिया के अगेंस्ट ही होंगे। दूसरा, जो मैंने चिकन स्नैक बताई थी ना आपको, जिसको आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा खतरा है वहाँ पर। एक बार फिर से मैं आपको मैप की तरफ लेके चलता हूँ, चलो यहीं देख लो। एक चीज़ ध्यान देना, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये ये केवल 22 किलोमीटर का एरिया है। कितना? 22 किलोमीटर का एरिया है। आपने एक चीज़ ध्यान दी, अभी बांग्लादेश में भी क्राइसिस चल रहे हैं, तो बांग्लादेश के लोग भी यहाँ जाएंगे, ठीक। नेपाल में भी इंस्टेबिलिटी चल रही है, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया, तो वो लोग भी भाग के इधर आएंगे। और क्या हो अगर ये जो लोग भाग कर आ रहे हैं इनके साथ में कुछ दंगाई, कुछ मिलिट्री फोर्सेस
और कुछ ऐसे लोग आए जो इस पूरे एरिया को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चोक कर दें, आंख माय वर्ड, चोक कर दें, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला एरिया पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया जाएगा इंडिया से? और ध्यान रहे, चाइना और अमेरिका वैसे कितने भी अगेंस्ट हो, लेकिन जब बात ये आती है कि किसी तीसरे देश को मारना है तो इनएडवर्टेंटली एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं। तो नेपाल में जो इंस्टेबिलिटी, यहाँ पे अमेरिका चाइना इन्वॉल्व, और पाकिस्तान में, सॉरी, जो बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी है, इसमें भी पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका तीनों इन्वॉल्व हैं, सिर्फ इस हमारे कॉरिडोर को कट करने के लिए। इसको कट करने से क्या होगा, जब ये ब्लॉक हो जाएगा तब यहाँ पर ये वाला पूरा एरिया हमारा नॉर्थ ईस्ट का, ये आएगा चाइना के कब्जे में। चाइना को तो बस अपना टेरिटरी पे कब्जा करना है, एकदम वो है ये डकैत, इनको कब्जा करने में बड़ा मजा आता है। और यही नहीं, यहाँ पे जो ये वाला एरिया है ना, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जस्ट ऊपर, यहाँ पर कहने को तो वो सिविलियन लेवल पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन चाइना के सारे सिविलियन डेवलपमेंट थोड़े बहुत दिनों में वो मिलिट्री यूज़ करने लगती है। तो यहाँ पर बहुत भयंकर रडार्स, बहुत ही भयंकर हाईटेक वाले रडार्स लगाए जा रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट करे जा रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे ही यहाँ एकदम बांग्लादेश के ऊपर भी, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, यहाँ भी पाकिस्तान और चाइना मिलके अपने इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। और जो नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पर क्या किया है, रेडिकलाइज कर रहे हैं लोगों को, जमात इस्लाम की मदद से कर रहे हैं या फिर बीएनपी की मदद से कर रहे हैं, ताकि एंटी इंडिया सेंटीमेंट जनरेट हों और यहाँ के लोगों को परेशान किया जाए। तो यहाँ के लोग यहाँ परेशान करेंगे और ये वाले यहाँ परेशान करेंगे। तो कुल मिला के पूरी बात है हमारी चिकन नेक को दबोचने की। अभी देखो नेपाल में इंस्टेबिलिटी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पूरी तरफ से हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को घेर लिया गया है। और चाइना क्या कह रहा है कि हम पहले अरुणाचल प्रदेश पे कब्जा करेंगे और धीरे धीरे हम पूरे बांग्लादेश को प्रेशराइज करके सारे एरिया को कब्जा कर लेंगे। ये है इंडिया की अगेंस्ट चाइना की पॉलिसी फिलहाल के लिए। थ्री फ्रंट वनरेबिलिटी हम फेस कर रहे हैं, चाइना, पाकिस्तान, और जैसे मैंने आपको बताया हमें तीन तरफ से घेर लिया गया है। वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में चाइना, ईस्ट में आपका बांग्लादेश, और नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी हमारे थोड़ी इंस्टेबिलिटी रहती है वहाँ पर मिलिटेंसी की वजह से। अच्छा, उधर एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ बांग्लादेश, बीच में हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया, और इधर ये बर्मा, ऊपर आपका भूटान, ठीक है, इधर चाइना, इधर नेपाल, सब लोग मिलके इस एरिया को डैमेज करने में लगे हुए हैं। यहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन और मिलिटेंसी, ये लोग, अब ये बढ़िया हैं, यहाँ वाले भी दिक्कत दे रहे हैं, फिलहाल के लिए ये वाले भी दिक्कत दे रहे हैं और ये वाले भी दिक्कत दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा बहुत खतरे में, इसी वजह से वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं मिलिटेंसी की वजह से। खैर, हमारी फोर्सेस अच्छा काम कर रही हैं, वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम है और रहेगी भी, चिंता मत करो। जब हमें इतना कुछ पता है तो उसका इंतजाम भी हम बढ़िया करके कर रहे हैं। इंडिया कैसे फिर टैकल करेगा? पहली बात, जो यूनिस गवर्नमेंट बनी है बांग्लादेश में, उसके साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स खोले जाएं और इनसे अपने जो डिफरेंसेस हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, इनको ख़त्म करके वहाँ पर एमिकेबल रिलेशंस बनाए जाएं। दूसरा, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो बढ़ाया जाए। जैसे चाइना वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हमें भी कम से कम उतना या उससे ज़्यादा करना चाहिए। हम चाइना के बराबर नहीं कर सकते, पर हम कुछ तो कर ही सकते हैं, रिलेशन तो बना ही सकते हैं ना अपने। दूसरा, बांग्लादेश की आर्मी और इंडिया की आर्मी के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी, जैसे कि संप्रीति हुई है, मिलान हुई, इन सबको और ज़्यादा रैपिडली करना चाहिए ताकि लोगों में कॉपरेशन बढ़े। बॉर्डर मैनेजमेंट फोर्सेज जो हैं, बीएसएफ, उनकी मॉनिटरिंग वगैरह बढ़ा देनी चाहिए और दोनों फोर्सेस के बीच में, बीएसएफ की और बांग्लादेश की फोर्सेस के बीच में मिलिट्री कॉपरेशन और कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहिए। चाइना को कैसे काउंटर करना है? चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट के बराबर इन्वेस्टमेंट करो, बराबर नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत करो, लेकिन करो। वहाँ के माइनॉरिटीज़ को, ऐसा नहीं है बांग्लादेश में सारे लोग जो हैं वो एंटी इंडिया ही होंगे, तो आपको क्या चाहिए, वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं वहाँ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कीजिए आप, डिप्लोमेटिक प्रेशर डलवाइए, कैसे भी करिए। वहाँ पे जो हिंदूज़ हैं, यहाँ पे जो बुद्धिस्ट हैं, वहाँ क्रिश्चियंस हैं, इनको सपोर्ट कीजिए ताकि कोई तो इंडिया के सपोर्ट में रहे, वरना सारे के सारे पाकिस्तान के सपोर्ट में हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी जो चैनल्स हैं जैसे बिम्स्टेक वगैरह, इनको डेवलप कराइए। और सॉफ्ट पावर,
यानी जो आपके कल्चरल एक्सचेंज की पावर्स हैं, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स वगैरह जो डेवलप हो सकती हैं जिससे लोगों के विचार बदले जा सकें, ऐसी पावर्स को इंगेज कराइए, कल्चरल एक्सचेंज कराइए। ठीक है, बच्चों के वहाँ के पढ़ने के एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स दीजिए बांग्लादेश के बच्चों को। इस तरह की ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम अगर उठाएंगे तो शायद वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स इतने जल्दी डेवलप ना हो। इंडिया का एक मैंने आपको बताया था तीसरा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। अब चाइना तो करता नहीं है हमारे साथ वाटर हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर, तो तीसरा रिवर कहाँ है? हमारी तीसरा रिवर है अपनी बांग्लादेश में। तो हम बांग्लादेश से तो मांग सकते हैं ना हाइड्रोलॉजिकल डाटा कि हाँ भी तुम दे दो। तो हमें क्या करना है? हमको ये वाला एग्रीमेंट साइन करवाना है कि हमें पता रहे कितना पानी आ रहा है। अरे भाई, चाइना हमें पानी में डुबा सकता है लेकिन बांग्लादेश को थोड़ी डुबाएगा। तो कम से कम उन्हें कुछ दिन पहले बता तो दिया जाएगा कि हम पानी छोड़ने वाले हैं, और जो तीस्ता रिवर का जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा, सॉरी, तीस्ता रिवर का जो वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट है वहाँ पे पानी आएगा। हमें नहीं बताएगा चाइना, लेकिन कम से कम बांग्लादेश को तो बताएगा, तो बांग्लादेश से वो डाटा फिर हमें शेयर होगा। ये एग्रीमेंट बहुत ज़रूरी है। रीजनल बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है चाइना के साथ। आरसीईपी वगैरह में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है इंडिया का। जो इंटेलिजेंस और रेडिकलाइजेशन हो रहा है उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एक्सट्रीमिस्ट इन्फिल्ट्रेशन रोकना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, इंडिया पे फालतू का दबाव नहीं बढ़ेगा। और जो अभी एसआईआर चल रहा है ना, ये भी इसी की एक पहल है। तो जो फेक वोटर्स हैं उनको हटाने का तरीका है ये। पता लग जाएगा आप कहीं रिफ्यूजी हो, इन्फिल्ट्रेटर हो, या फिर इंडिया के नागरिक हो या नहीं। अगर आपका डाटा सही है तो आप ठीक हैं, तो आप वोट देंगे, अदरवाइज़ ये फालतू लोगों को निकाल के भगाया जाएगा। एसआईआर का एक हिडन एजेंडा ये भी है। शेयर प्रॉस्पेरिटी मिल बांट के अपना आगे बढ़ो, ठीक है, प्रेम से रहो। अमेरिका का मैंने बताया, अमेरिका को यहाँ पे सेंट मार्टिन्स आइलैंड है, यहाँ पे कब्जा करने का चक्कर है, तो अमेरिका भी इंटरेस्ट ले रहा है खूब इसमें। और पीछे बैक चैनल से ये इंटेलिजेंस क्या क्या शेयर करता है, अमेरिका क्या क्या भेजता है, इंटेलिजेंस की जो भी रिक्वायरमेंट होती है सब मिलता है। और क्या मिलता है? मनी मिलता है। रेडिकलाइजेशन के लिए जो भी सोर्स रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो सारे भेज देते हैं। बस उनको क्या चाहिए बदले में? उनको चाहिए ये सेंट मार्टिन्स आइलैंड। इससे ये चाइना, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया सब जगह कब्जा करेंगे। बस उनको एक ये आइलैंड दे दो। अमेरिका के इंटरेस्ट ही है। ठीक है, तो ये भी मजे ले रहे हैं बीच में। कुल मिला के बात क्या है कि जितना जल्दी हो सके ये सारा बवाल जो है ख़त्म हो। ठीक है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स नहीं बनने चाहिए पड़ोस में। वहाँ पर स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आए और हमारे रिलेशन एमिकेबली डेवलप हों, इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ें, कल्चरल रिलेशन बढ़ें, और जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वहाँ पे वो कम हो, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम हो। तभी हम प्रेम से रहेंगे, तभी हम डेवलप हो पाएंगे। अदरवाइज़ हमारा जो, अगर यही सब चलता रहा ना तो आगे जाके बहुत इशू होने वाला है हमारी सरकार को, हमारे लोगों को, खुद हमें, और प्लस हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को। वो बेचारे बहुत वल्नरेबल हैं। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस सिचुएशन को हैंडल करना है, और अपने अतिथि देवो भवा की सद्भावना भी हमें पूरी रखनी है। तो ये था गाइस मेरी तरफ से आज का इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप का पूरा डाटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपके इंडिपेंडेंस से लेके 1947 से लेके आपका 2025 तक का पूरा रिलेशन मैंने आपको समझाया है, शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।